दोस्तों, आज की कहानी है पति को सबक। विनोद की शादी मुस्कान से हुई थी। मुस्कान के माँ बाप ने बहुत छानबीन करके मुस्कान की शादी विनोद के साथ फाइनल की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितनी भी छानबीन कर ले, किसी के मन की कुटिलता को तो वह नहीं जान सकते। मुस्कान के साथ तो वही सब कुछ हुआ था। मुस्कान के ससुराल में उसका पति विनोद तथा सास धीराजी जी, एक शादीशुदा ननद मीना थी। विनोद पूरी तरह से अपनी माँ धीराजी जी के बस में था और वह जैसा कहती वह वैसा ही करता था। मुस्कान अपने ससुराल में विनोद की पत्नी बनकर नहीं बल्कि धीराजी जी की और पति विनोद और ननद मीना की गुलाम बनकर रहती थी। वह लोग उसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहते थे और मुस्कान अपनी मजबूरी में चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शादी में उसके माँ बाप को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अब वह अपने मम्मी पापा को और परेशान करना नहीं चाहती थी। इसलिए कभी अपनी परेशानियों को उनसे जाहिर नहीं करती थी। मुस्कान की जिंदगी ससुराल में बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना अपने सास, पति और शादीशुदा ननद मीना की वजह से करना पड़ता था, जिसे वह बर्दाश्त करके मन ही मन मायूस होती रहती थी। उसने सोच लिया था कि शायद अब उसे जिंदगी ऐसे ही काटनी है। एक बार मुस्कान और उसके पति विनोद किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और उन्हें घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए विनोद की माँ जी ने बोला, घर आते आते काफ़ी रात हो जाएगी, उस टाइम ड्राइव करना ठीक नहीं है। एक काम करो, रास्ते में मुस्कान का मायका पड़ता है तो तुम वहीं पर रुक जाओ, रात और सुबह आना। विनोद ने गाड़ी मुस्कान के मायके की तरफ घुमा दी। मुस्कान तो ऐसे ही इन लोगों के व्यवहार से परेशान थी और अब उसके मन में तरह तरह की उथल पुथल मचने लगी थी कि पता नहीं अब उसे मायके में जाकर विनोद कैसा व्यवहार करेगा और क्या क्या नया बखेड़ा खड़ा कर देगा, क्योंकि इतने दिनों में वह अपने ससुराल वालों के रग रग के से वाकिफ हो गया था। खैर, अभी मुस्कान के मायके पहुंचने में भी 2 घंटे का वक्त था और मुस्कान ने फ़ोन करके घर पर बता दिया था कि हम लोगों को घर लौटते हुए काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए आज रात हम वहीं रुके रहेंगे। कुछ देर के बाद विनोद और मुस्कान के घर पर पहुंच चुके थे। घर पर मुस्कान की माँ नहीं थी, क्योंकि वह अपने बीमार भाई को देखने अपने मायके गई हुई थी। अपने बेटे यानी कि मुस्कान के भाई के साथ गई थी। मुस्कान के मामा जी को हार्ट अटैक आया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। मुस्कान के पिताजी खुद बीमार रहते थे, इसलिए वह घर पर थे। मुस्कान भी भाभी घर पर ही थी, लेकिन वह 8 महीने की गर्भवती थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब विनोद मुस्कान के मायके पहुंचा तो मुस्कान की भाभी आराम कर रही थी, क्योंकि रात हो चुकी थी और वैसे भी 8वें महीने में वह कर भी क्या पाती। सासू माँ अगले दिन आने वाली थी, इसलिए मुस्कान के पिता मुस्कान और विनोद के लिए चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगे। मुस्कान ने अपने पापा को रोक लिया और बोला, पापा आप बैठिए, मैं चाय बना लाती हूँ। भाभी ने आवाज़ सुनी तो वह उठकर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुस्कान ने कह दिया, नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ मैं सब कुछ देख लूँगी। मुस्कान ने खुद ही किचन में चाय बनाई। मुस्कान के पापा ने बेटी दामाद के लिए बाहर से खाना मंगवा लिया था।
खाना पैक करके किचन में रखा हुआ था। मुस्कान समझ चुकी थी कि मम्मी शायद सुबह मामा जी के पास गई होंगी तो खाना बनाकर गई होंगी जिसे पापा और भाभी ने खा लिया होगा। और अचानक उन लोगों के आने की खबर सुनकर पापा ने बाहर से ऑर्डर कर दिया होगा, क्योंकि भाभी की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वह क्या बना पाएंगी। मुस्कान ने चुपचाप वह सारा खाना प्लेट में निकाला और विनोद के सामने ले गई, क्योंकि वह लोग शादी में एक दिन पहले ही गए थे और अगले दिन दोपहर में वहां से निकल चुके थे। इसलिए रात का खाना उन लोगों ने नहीं खाया था और सोचा था कि मुस्कान के घर ही खाना खाएंगे। लेकिन यह बात नहीं पता थी कि मुस्कान की मम्मी घर पर नहीं है। खैर, पापा ने अपने हिसाब से इंतजाम कर दिया था, लेकिन खाने को लेकर विनोद को समझ में आ चुका था कि खाना बाहर से मंगवाया गया है। विनोद का मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस घर का इकलौता दामाद है और उसकी खातिरदारी में सबको पलके बिछाकर इंतजार करना चाहिए। लेकिन ना घर में सासू माँ है, ना साले साहब हैं, भाभी भी तो अपने कमरे में पड़ी हुई हैं और पापा ने बाहर से खाना मंगवा कर रख दिया। यही इज्जत है मेरी। मुस्कान के मायके में एक तो ऐसे ही सब परेशान हैं, ऊपर से ऐसे वक्त पर विनोद मुस्कान के मायके पहुंचा जब वहां पर खुद की ही दिक्कत थी। बस अब तो विनोद को एक मौका मिल चुका था। अगली सुबह मुस्कान की भाभी ने चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ ही गई, लेकिन उनके पैरों में काफी सूजन हो और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए मुस्कान ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद ही चाय नाश्ता बना लिया। उसके बाद जब मुस्कान और विनोद अपने घर पहुंचे तो विनोद को मौका मिल गया कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है। मुझे सब समझ में आ रहा है। और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। इस पर धीराजी जी ने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है। क्या जब तेरी सासू माँ को बताया गया तू आ रहा है तो वह वापस नहीं आ सकती थी। इस पर मुस्कान ने बोला, मामा जी बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं और मम्मी उन्हीं को देखने गई थी भैया के साथ, तो वह कैसे तुरंत आ जाती। मामा की जिंदगी खतरे में है और वह आईसीयू में भर्ती हैं। इस पर धीराजी जी ने कहा, अच्छा ज़्यादा बकवास मत करो, तेरी भाभी थी ना घर पर, वो तो कम से कम अपने नंदोई की खातिरदारी करती। इस पर मुस्कान ने कहा, अरे मम्मी जी, भाभी का तो खुद ही 8वां महीना चल रहा है, वह तो खुद ही परेशान है, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी खुद एक दिन का बोल कर गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है घर में परेशानी हो जाएगी तो वह क्या ही करती, जिसे खुद ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस पर धीराजी जी ने बोला, यह सब फालतू की बातें हैं, ननद की इज्जत करनी आती नहीं, घर के दामाद की इज्जत करनी आती नहीं और तुम बकवास कर रही हो। अरे ननद जब घर आती है तो उसको कितनी इज्जत की जाती है, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने, देखी नहीं हो, मेरी बेटी आती है तो हम उसे कैसे पलकों पर बिठाकर रखते हैं, और एक तुम्हारे घर वाले हैं। धीराजी जी ने बहुत गंदी गंदी बातें मुस्कान की मम्मी पापा को, भाई भाभी को बोलनी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मुस्कान ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मुस्कान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोल दिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप ननद की कितनी सेवा करती हैं, तभी तो अपनी शादी के बाद से मैंने कभी किसी भी बुआ सास को यहाँ आते नहीं देखा, और आपकी बेटी भी अपने ननद की कितनी सेवा करती है। तभी तो जब उसकी ननद अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई थी, क्योंकि उसकी ननद की सास नहीं है, तो उसकी माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था, तो आपने भी अपनी बेटी को तुरंत अपने पास बुला लिया, यह बोलते हुए कि तू क्यों अपनी
ननद की सेवा करेगी? तू उसकी नौकर है क्या? करने दे सेवा उसकी माँ को, जो करना है। तू चुपचाप मायके आ जा, और जब तेरी ननद अपने मायके में है तू वहाँ नहीं जाएगी। और सच में जब तक मीना की ननद अपने मायके में रही थी तब तक मीना भी अपने मायके में थी। इतनी ज़्यादा सेवा की थी मीना ने अपनी ननद की, यह सब बात तो मुझे पता ही है। धीराजी जी ने और विनोद ने जब देखा कि मुस्कान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। और विनोद ने आना ताव देखा, मुस्कान के ऊपर हाथ उठा दिया। अब तक मुस्कान को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, लेकिन आज विनोद ने मुस्कान के ऊपर हाथ उठाकर सारी हदें पार कर दी थी। अब मुस्कान ने भी सोच लिया था कि अब इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। उसकी जिंदगी तो खराब होनी ही है। अब उसकी जिंदगी में और खराब होने के लिए बचा ही क्या है। यह लोग ना कभी सुधरे थे और ना कभी सुधरने वाले हैं, क्योंकि मुस्कान की शादी को अब 2 साल हो चुके थे, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई थी। मुस्कान ने अब कोई बड़ा कदम उठाने की सोच ली थी और सोच लिया था कि अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो वह इन लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद करके रखेगी। मुस्कान के दिल से उन लोगों के लिए आह निकलने लगी और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर उसके दिल में आग लगी हुई थी। इधर धीराजी जी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि विनोद ने आज उनकी बातों में आकर मुस्कान के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। और वह उत्साहित होकर विनोद को बोल रही थी, बहुत अच्छा किया बेटा, इसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था। बहुत हवा में उड़ने लगी थी। और विनोद भी अकड़ कर बोल रहा था, अरे माँ, इसके ज़्यादा ही पर निकल आए थे, काट दिए ना इसके पर। अब कुछ दिन शांत ही रहेगी। लेकिन मुस्कान शांत नहीं थी। उसके मन में तूफान उठा हुआ था और उसके रोम रोम से आज अपने सास धीराजी जी को बद्दुआ निकल रही थी, क्योंकि अपने बेटे को समझाने के बजाय हर वक्त उसे भड़काने का काम किया था धीराजी जी ने। और आज भी उसकी गलत हरकत पर उन्हें बढ़ावा देकर उत्साह बढ़ा रही थी। साथ ही साथ ननद मीना, जो कि इस घर की हर लड़ाई में बराबर की भागीदार होती थी, उसने भी फोन पर भाई को नमक मिर्च लगाकर मुस्कान के खिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी थी। मुस्कान को पता नहीं था कि ईश्वर इतनी जल्दी इन लोगों से बदला लेने का मौका निकाल देंगे। उसी रात धीराजी जी को पैरालिसिस आया और वह अपने शरीर से लाचार हो गई। यह सब कुछ रात में हुआ था तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब काफ़ी देर तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो विनोद उनके कमरे में गया उन्हें देखने के लिए, और माँ की हालत देखकर उसकी चीखें निकल गई। फौरन वह धीराजी जी को डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन वह अपने शरीर से पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था अभी ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, पता नहीं यह ठीक होंगी भी या नहीं। रातों रात इतना सब कुछ हो गया। धीराजी जी के साथ विनोद दुखी मन से घर लेकर आया। मीना भी अस्पताल आई थी और विनोद के साथ माँ को लेकर आ चुकी थी। अभी घर में विनोद और मीना अपनी माँ को लेकर घुस ही रहे थे कि देखा मुस्कान अपना सामान बांध कर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर विनोद बहुत जोर से चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ की यह हालत हुई पड़ी है और तुम्हें घूमने की लगी हुई है, कहाँ जा रही हो? इस वक्त मुस्कान ने उतनी ही तेज आवाज में बोला, हाँ, तुम्हारी माँ की जो हालात हैं वह तुम और तुम्हारी बहन के पाप की सजा है। यह बात सुनकर विनोद, सास और ननद हिल गए कि सास की हालत इतनी खराब है और मुस्कान मायके जा रही है।
विनोद ने बहुत तेज आवाज में मुस्कान को बोला, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। मेरी माँ की हालत ऐसी है, अभी उनकी सेवा करने की वजह तुम्हें मायके के जाने की पड़ी है। लेकिन मुस्कान आज किसी से डरने वाली नहीं थी। उसने बोल दिया, तुम्हारी इस नीचे माँ की सेवा करने के लिए इसकी दो नीचे औलादे हैं, वह दोनों करे अपने इस नीचे माँ की सेवा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इस नीच घटिया औरत से भगवान ने इसे इसके कर्मों की सजा दी है और मैं बहुत खुश हूँ। अब देखती हूँ इस नीच घटिया औरत की प्यारी दोनों औलादे, जिसे उसने अपनी नीचता की सारी शिक्षा दी है, इनकी कितनी सेवा करती हैं, मुझे आज कोई रोक नहीं सकता। मुस्कान आज अपनी सास को बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसे सुकून मिल रहा था, क्योंकि पिछले 2 सालों से वह यह सब कुछ झेल रही थी और रात में सब कुछ हुआ और विनोद ने जिस तरह से उसके ऊपर हाथ उठाया था और उसके माँ बाप भाई भाभी को गालियाँ दी थी, आज सास को इस हालत को देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। मुस्कान ने किसी की कुछ नहीं सुनी और चुपचाप अपने मायके जाकर बैठ गई और अपने माँ पापा से बोल दिया, प्लीज मम्मी पापा आप लोग कुछ मत बोलिएगा, मैं सब कुछ देख लूँगी, आप लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे नीच घटिया लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, या तो इन्हें सुधार दूंगी या हमेशा के लिए इनसे किनारा कस लूंगी, पर इनके उनके लिए किए की सजा तो देनी ही है, ताकि जिंदगी में दोबारा इतना नीच कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। मुस्कान के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने की सोच रहे हैं। ऊपर से धीराजी जी की हालत इतनी खराब थी। सुबह सुबह विनोद का फोन आया और उसने मुस्कान को चुपचाप घर लौटने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया तो विनोद खुद उसके मायके आ गया और बोलने लगा, चुपचाप घर चलो, माँ की हालत ठीक नहीं है, वह अपना कोई काम नहीं कर सकती, तुम उस घर की इकलौती बहू हो, तुम्हारा फर्ज है मेरी माँ की सेवा करना। तो मुस्कान ने जवाब दिया, और तुम लोगों का फर्ज इकलौती बहू को बेवजह की गालियाँ देना, मारना और उसके माँ बाप भाई बहन को गालियाँ देना, जो करना है कर लो, मैं उस घर में नहीं जाने वाली, क्योंकि तुम्हारी प्यारी बहन मीना कहाँ है, जिसके लिए तुम्हारी माँ जान देती है, वह करे अपनी माँ की सेवा। तुम भी हो ना, अपनी माँ की सेवा करने के लिए तुम्हारी माँ जान देती है और गलत बातें सिखाती हैं, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने के लिए उत्साहित करती हैं। जाकर कर लो अपनी माँ की सेवा, मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? तुम्हारी माँ जी के लिए मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर विनोद ने दोबारा मुस्कान के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का दिया और बोला, सोचना भी मत हाथ उठाने की, नहीं तो इतने जूते मारूंगी कि दिमाग यहीं पर ठिकाने आ जाएगा और ऊपर से पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, वह अलग बात। सुनकर विनोद को यकीन नहीं हुआ कि मुस्कान ऐसा जवाब दे सकती है। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाऊँगी। विनोद को मुस्कान से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुस्कान ने इन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि यह दोनों भाई बहन दोनों में से कोई भी अपनी माँ की सेवा करने वाला नहीं, और मीना को हालात का अंदाजा लगते ही तुरंत ससुराल भाग गई होगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ विनोद को नौकरी देखना या घर में अपनी माँ को देखेगा। मुस्कान ने खाली हाथ विनोद को वहाँ से लौटा दिया। मुस्कान के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसे पता था उसके ससुराल वालों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वह आज उनके किसी काम की नहीं आने वाली नहीं है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो। जब विनोद मुस्कान को मनाने की दाल
नहीं गली तो अपने फूफा जी को भेजा उसे लेने के लिए। मुस्कान ने भी फूफा जी का आदर किया और अपनी सारी समस्याएं उनसे बताई। फूफा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद यह लोग तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। विनोद मुझसे कह रहा था कि किसी तरह उसे मना लीजिए फूफा जी, मैं एक शर्त पर ससुराल जाऊंगी और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन विनोद से एक वादा करवाइए, कभी भी मेरा और मेरे मायके का अपमान नहीं होना चाहिए। फूफा जी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर मुस्कान को घर ले गए। मुस्कान को देखकर उसकी सासू माँ फपक कर रोने लगी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरे न रहने से मुझे समझ में आ गया कि कैसे तू इस घर की जिम्मेदारी लेकर चल रही थी। पति ने भी कभी भी ना अपमान करने की कस्में खाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।